नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। पश्चिम बंगाल में टूटा कोरोना मामलों का रिकॉर्ड। 3080 नए मामले के साथ करीब 1.2 लाख हो चुके हैं संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार धीमे पड़ने के बजाय और बढ़ती जा रही है। सोमवार को राज्य में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को बंगाल में 3080 नए मामले सामने आए। यह राज्य में आए एक दिन में सबसे ज्यादा मामला है। सोमवार को 45 मौतें भी दर्ज की गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,19,578 पर पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,473 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,932 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इसके बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 89,703 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 75.02% हो गई है, जो एक दिन पहले 74.48% था। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि बंगाल में मृत्यु दर 2.06 हो गई है। ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पुलिस रिमांड में। आरोपी की पत्नी को भेजा गया जेल। माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार रविवार देर रात माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर माटीगढ़ा थाना अंतर्गत वर्सना होटल के पास 285 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मोहम्मद बशरुद्दीन व उसकी पत्नी मणि को गिरफ्तार किया। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। सोमवार को दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने आरोपी मोहम्मद बशरुद्दीन को 10 दिनों के पुलिस रिमांड एवं उसकी पत्नी मणि को जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,078 नए मामले सामने आए। इस दरमियान 876 लोगों की भी मौतें हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में पिछले दिनों से थोड़ी कमी आई है। मंगलवार को 55,078 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19.5 लाख से ज्यादा हो गई और जांच में तेजी आई है। मंगलवार सुबह अध्ययन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 876 लोगों की मौतें होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51,797 पहुंच चुकी है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 27,02,742 हो गई है, जिनमें से 6,73,166 लोगों का उपचार चल रहा है और 19,77,779 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 17 अगस्त तक कुल 3,09,41,264 नमूनों की जांच की गई। कालियागंज में बीएलआर विभाग से अवकाश प्राप्त एक कर्मी की 3 लाख रुपए मोटरसाइकिल से हुई चोरी मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हेमताबाद ब्लॉक बीएलआर विभाग से अवकाश प्राप्त करने वाले तथा कालियागंज श्रीनगर कॉलोनी के निवासी खोकन सरकार ने कालियागंज स्थित एक राष्ट्रीय बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे और बैंक से रुपए निकालने के बाद उन्होंने वह रुपए अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रख लिया। इसके बाद वह घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन कुछ देर के लिए वह कालियागंज डाक बंगला रोड स्थित एक मोबाइल दुकान में रुके थे और इसके बाद सीधा घर आ गए थे। घर आकर उन्होंने जब मोटरसाइकिल की डिक्की खोली तो देखा कि मुश्किल से रुपए गायब है। इसके बाद उनके होश उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने जब रुपए मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे थे तो गायब कैसे हुए। उन्होंने तत्काल पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। আমরা কি খেলো হয় না এটা খোলা না বন্ধ সেটা খেল করবো তুমি এখানে লক্ষ্য করেনি ডিকি খোলা না বন্ধ টাকা দিয়ে খোলা আমি একমাত্র ওখান থেকে এখানে আসতে এখানে দাঁড়াচ্ছিলাম মানে আশেপাশে আর কোথাও দাঁড়াও কোথাও দাঁড়াই নাই এটা এই জন্যই পুলিশকে বললাম যে আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছিলাম 2 মিনিট কাউকে কাউকে লক্ষ্য করেছিলে যে কেউ আসে এইটাই খেয়াল করি যাওয়ার সময় খেয়াল করি।
भारत ने चीन से दो टूक कहा, जब तक एलएसी पर चीनी सैनिकों के पीछे नहीं हटते तैनात रहेंगे भारतीय जवान। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि वह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। साथ ही भारत ने इस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कमर कस ली है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा, एलएसी का मुद्दा केवल बातचीत योग्य नहीं है। जब तक चीनी सैनिक पूरी तरीके से पीछे नहीं लौट जाते तब तक हमारे जवान भी पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहेंगे। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस के 7 नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अलीपुरद्वार स्वास्थ्य विभाग सूत्र के अनुसार पूरे जिले में कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर पूरे जिले में कोरोना के कुल 422 मरीज अस्पताल में चिकित्साधीन है। दूसरी ओर नए कोरोना मरीजों को अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल व सेफ होम में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आज अस्पताल से किसी के डिस्चार्ज होने की खबर नहीं है और न ही किसी कोरोना मरीज की मरने की खबर है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया स्पष्ट, बोली विश्व भारती विश्वविद्यालय के पौष मेला मैदान में किसी भी तरह का निर्माण नहीं चाहती। वीरभूम जिले में सोमवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर के पौष मेला मैदान में 4 दीवारी के निर्माण के विरोध को लेकर हुए हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी भी तरीके का निर्माण नहीं चाहती है। साथ ही पुलिस को इस संबंध में सभी पक्षकारों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पौष मेला मैदान पर हिंसा को लेकर सोमवार को उनके राज्यपाल से बात हुई और उन्होंने राज्यपाल को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की सीमित भूमिका थी। सूत्रों ने बताया कि शरद ऋतु में इस मैदान में सालाना पौष मेला आयोजित होता है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहां 4 दीवारें निर्माण का निर्णय लिया था, जिसका काम शुरू हुआ था। करीब 4000 लोग शांति निकेतन परिसर के पास पहुंचे और अचानक अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और जेसीबी की मदद से विश्वविद्यालय के एक दरवाजे को गिराना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि राज्यपाल ने मुझे फोन किया था। मैदान पर हुई हिंसा को लेकर हमारी चर्चा हुई थी। मैंने राज्यपाल को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर ने विभिन्न त्योहार मनाने के लिए इसकी स्थापना की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं उस मैदान पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं चाहती हूँ। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रूस के बाद चीन से आई बड़ी खुशखबरी, जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक तरह की रेस चल रही है। इस रेस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सबसे आगे है। इस बीच रूस के बाद अब चीन की पहली कोरोना वैक्सीन, चाइना फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। पीपल्स डेली का रिपोर्ट के अनुसार चीन की वैक्सीन ED5-nCoV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स एंड कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया गया है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पेटेंट मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि इस पेटेंट को 11 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने कहा कि वो इस चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कैसिनो बायोलॉजिक्स ने कहा कि वहां तीसरे चरण के परीक्षण के लिए रूस, ब्राजील और चिली के साथ भी बातचीत कर रहा है। वहीं चीन के सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन ने भी तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पहली और दूसरे चरण के ट्रायल में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। विश्व में कोविड-19 से 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 7.76 लाख से अधिक गंवा चुके हैं जान। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2.19 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 7.76 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में दूसरी बार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने आम चुनाव को 4 हफ्ते तक टालने का फैसला लिया है, जबकि अमेरिका में अब तक संक्रमण से दुनिया में सर्वाधिक 1.73 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आएगा मुंबई। अमेरिका में हुआ था निधन। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से अमेरिका से मुंबई लाया जाएगा। विमान मंगलवार दोपहर को अमेरिका के न्यू जर्सी से रवाना होगा और बुधवार दोपहर तक मुंबई पहुंचेगा। अंतिम संस्कार बुधवार शाम या गुरुवार को होने की संभावना है। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज, बेटे शारंगदेव जसराज, बेटी दुर्गा जसराज सहित पूरे परिवार मुंबई में है। बता दें कि पंडित जसराज का सोमवार को 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया था। वह तीनों पद्म पुरस्कारों, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक थे। 8 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में छाए रहे। पंडित जसराज मेवाती घराना से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत का परीक्षण लिया था। बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण से तबला वादन भी सीखा। ठुमारी और ख्याल गायन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में 7 की हुई मौत। बिहार में 80 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। तेज बारिश होने से देश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देश के पूर्वी हिस्से से जो 1 महीने से अधिक समय से वर्षा और बाढ़ का सामना कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून अब पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उधर भारी बारिश के कारण राजस्थान में 7 लोग
बाढ़ के पानी में बह गए। और मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। बिहार में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और 25 बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मारे गए हैं। पूर्वोत्तर में असम के 3 जिले धेमाजी, लखीमपुर और बक्सा अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं और 11,900 लोग बाढ़ के प्रभाव में हैं। पीएफ के पैसे जमा करने की मांग में चाय बागान श्रमिकों का आंदोलन जारी। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से धरने पर बैठे कोहिनूर चाय बागान के श्रमिक। बागान प्रबंधन ने पिछले मालिक पर मड़ा आरोप। प्रोविडेंट फंड की बकाया राशि जमा करने, सेवानिवृत्त श्रमिकों की ग्रेच्युटी प्रदान करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अलीपुरद्वार जिले के कोहिनूर चाय बागान के श्रमिकों का धरना जारी है। ये श्रमिक अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन श्रमिकों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे लोग अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे। धरने पर बैठे इन श्रमिकों ने बताया कि वे लोग वर्षों से चाय बागान में काम कर रहे हैं। उनके वेतन से पीएफ के पैसे काटे जाने के बावजूद उनके पीएफ अकाउंट में रुपयों को जमा नहीं किया जा रहा है। इन सब कारणों से सेवानिवृत्त के बाद श्रमिकों को प्रोविडेंट फंड के पैसे से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी ओर चाय बागान में प्री लॉक आउट नोटिस टांग दिया गया है। बागान प्रबंधन का कहना है कि पूर्व के प्रबंधन ने श्रमिकों के पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए। उन्होंने कहा कि बागान अपने हाथ में लेने के बाद वे इन समस्याओं को मिटाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष समेत 500 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। कूच बिहार जिला भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान जिला सचिव शैलेंद्र प्रसाद शव समेत 500 से अधिक भाजपा समर्थक सोमवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय, मंत्री विनय कृष्ण वर्मन के अलावा पार्टी के उच्च पदस्थ नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं भाजपा पार्टी से तृणमूल में शामिल होने वाले भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद शव ने कहा कि सत्ता में आने से पहले ही भाजपा तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप भी लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। गवर्नमेंट ना आसार परे तार आगे जा चलছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আজকে যারা জেলা প্রেসিডেন্ট ছিল, যারা জেনারেল সেক্রেটারি ছিল, তারা কি অবস্থা ছিল, আজকে কি অবস্থায় আছে। এমপি ইলেকশন জেতার পরে একজন জিএস তারা 1 মাসের মধ্যে স্করপিও কিনে নেয়, যারা 500 টাকা তাদের পকেটে থাকতো। এরকম ভ্রষ্টাচার চলছে পার্টির মধ্যে। কর্মীদের সাথে কোনো লিঙ্ক নেই, এদের কাছের লোককে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যারা বিজেপির আগের যারা ছিল আদি, যারা বলা যেতে পারে, তাদের কোনো জায়গা নেই। একটা লবিবাজি চলছে, মানে পয়সা খাওয়ার লবিবাজি এটা বলি। মানে তৃণমূল থেকে লোক পঞ্চায়েত প্রধানকে কী করে নেওয়া যাবে টাকা দিয়ে, আবার এদেরকে কী করে বিক্রি করা যাবে, মানে একটা বিশ্রী মানে এসে দাঁড়াইছে। তো আমি মনে করছি এরা যা করতেছে সেটা তো সেই আদর্শ নিয়ে তো আমরা পার্টিতে আসি নাই। আমরা পার্টিতে আসছি সমাজের সেবা করার জন্য, আসছি লোকের সেবা করার জন্য আসছি। কিন্তু এদের দুর্নীতি দেখে আর থাকতে ইচ্ছা করলো না। তাই বললাম না, আমরা যেখানে জায়গা থাকবে, যেখানে কাজ করে সম্মান থাকবে, যেখানে কাজ করে জায়গা থাকবে, সেখানে আমরা এসে যাই মানুষের জন্য কাজ করি। আপনারা এখন বিজেপির কী পদে আছে? বিজেপির আমি এখন বর্তমানে আমার কোনো পদ নেই। এর আগে ছিলাম আমি সেক্রেটারি ছিলাম, জেলা সেক্রেটারি ছিলাম। তারপরে আমি 6 মাস আগে ছিলাম। একবার জেলা সভানেত্রীর বিজেপি জেলা সভানেত্রীর বিরুদ্ধে আপনি একবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, বলবেন আজকে দলবদল করার পর? না, যেটা দিয়েছিলাম একদম আমি আজকে বলবো, মানে বিজেপির জন্য উনি কোচবিহার বিজেপির জন্য উনি রাক্ষসী। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই পোস্টটা দিয়েছিলাম, উনি সত্যিকারের রাক্ষসী। উনি দলটা যত অবধি খাবে না তত শান্তি থাকবে, উনি শান্তিতে থাকতে পারবে না। আগামী দিনে বিজেপিতে তাই হবে। ওনারা স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন কীরকম, কেন্দ্রে মোদি করে দিবে, আমরা এখানে জিতে যাবো। কর্মীর দরকার নেই, এখানে কোনো লোকের দরকার নেই। তো আগামী দিন দেখতে পারবেন আপনারা। আজকে আমি বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, 8টা বিধানসভা ওরা একটা কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না। আপনারা এটা মিলে দেখে নিন। বিজেপি বুথে এটা প্রথমবার বিজেপি বুথে বেশিরভাগ বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারবে না। পরিবেশ তৈরি করবার চেষ্টা করছে তারা। আমাদের সরকার যে কর্মকাণ্ডগুলো নিচ্ছে, করোনা আবহে নেত্রী যেভাবে কাজ করেছেন,
আর ঘরে বসে বিজেপির নেতারা শুধুমাত্র ফেসবুক ভাইরাল করেছে, অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করেছে এবং কোথাও কোথাও সম্প্রীতি নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে। এবং আমরা বারবার দেখেছি তাদের দ্বিচারিতা। যখন স্বপ্না বর্মনের উপর লাঞ্ছনা করা হয় তাদের মুখে রা নেই, তার নাম যখন এই টপস থেকে বাদ যায় তখন তাদের মুখে রা নেই, কিন্তু একটা আত্মহত্যাকে মৃত্যু বলে উত্তরবঙ্গজুড়ে বন্ধ ডাকার মতো এই করোনা হয়ে কর্মসূচি তারা নেয়। এইভাবে গোটা বাংলাকে তারা একটা বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিকারের জননেত্রী, বাংলার মানুষের জন্য তিনি আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই ধারাবাহিকতা, সেই কাজের নিরিখেই দিকে দিকে গোটা বাংলা জুড়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসবার একটা ঢল নেমেছে। गृहवधू से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्वतंत्रता दिवस की रात एक गृहवधू के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा जिले के चांचल थाने के चंद्रापाड़ा ग्राम पंचायत के चंडीपुर इलाके में इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। चांचल थाने की पुलिस ने घटना से जुड़े रहने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का पति दार्जिलिंग जिले में श्रमिक का काम करता है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस की रात पीड़िता को घर में अकेले पाकर आरोपियों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर लौटे उसके पति ने इस बारे में चांचल थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। রাজমিস্ত্রি কাজ করি, প্রায় আমার 1 সপ্তাহের উপর হয়েছিল, 8 দিন যাওয়া হয়েছিল। তাতে মধ্যে 15 আগস্টের দিন আমার ঘরে ঢুকে আমার বউকে দুজনে মিলে বলাৎকার করে চেঁচামেচির হুমকি দিয়েছে। ওই চেঁচামেচি করলে তোমার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো, প্লাস তুমি কাউকে বলবা না, এইসব কথা। আমি বাইরে ছিলাম, ইতিমধ্যে সকালবেলা আমাকে আমার বউ বলছে এই থেকে এই ব্যাপার, আমাকে এই করেছে, ধর্ষণ করেছে। আমি বলছি দাঁড়া, তুই লোককে জানাবি না, লোককে বললে আসামি ভেগে যাবে, তুই আগে। আমি কমপ্লেন করি, থানায় কমপ্লেন করলাম কলকি মোড়ে ক্যাম্পে। ওখান থেকে পুলিশের জায়গায় ছেলে দুটোকে উঠাইছে। উঠার পরে আমি আমার বউকে কাপড় যেগুলো পরেছিল, ধর্ষণ করেছিল, সেই কাপড় নিয়ে আমি পাঠিয়েছিলাম ক্যাম্পে। সেখান থেকে অভিযোগ করে তারপর থানায় পাঠিয়েছি। আমাকে মহিলাটার একটা ছোট বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা দ্বারা আমাকে খবর দেয় যে আমাদের বাড়ি চুরি হয়ে গেছে। আমি যখন আসলাম তখন মহিলাটা আমাকে সম্পূর্ণ তার যে নির্যাতিতা হয়েছে তার পুরো কথা আমাকে খুলে বলে। তখন আমি গ্রামের মানুষকে জানাই এবং এই যে নির্যাতিতা করেছে যে ছেলে দুটো, আমি চাই, আমি মেম্বারের প্রতিনিধি, তার স্বামী, আমি প্রতিনিধি হিসাবে এবং গ্রামবাসী হিসাবে বলতে চাই যে তার কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাই, আর শাস্তি যেন হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 15 আগস্টের দিন, ঠিক আছে, বাচ্চাকে নিয়ে আমি শুয়ে আছি, রাত তখন 2টা-2:30 বাজে। ওরা 2 জন এসে আমাকে জোরদস্তি রেপ করেছে। তার মধ্যে আমি যদি কাউকে কিছু বলি তো ধমকি দিয়েছে তোর বাচ্চাকে মেরে ফেলবো। ওই জন্য আমি কাউকে কোনো কথা বলিনি। সকালে উঠে আমি এই কথাটা সবাইকে জানিয়েছি। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।